Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारी कंसेप्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, बहुत कुछ जान लिया। जितनी आवश्यकता थी उतनी हम सब चीज वो आप लोगों को कवर करा चुके हैं, ठीक है। सारी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी जेई एडवांस और जेई मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी वो हर चीज यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब बस आप लोगों को प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, उन प्रॉब्लम्स में जो कंसेप्ट आप लोग पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, ये सब छोटी छोटी बातें सीखनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट्स आप पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन यहाँ प्रॉब्लम सीरीज में आप सीख जाएंगे और फिर जो मैंने आप लोगों को बताया है स्टैंडर्ड बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आप लोग अटकेंगे नहीं, राइट। तो ये प्रॉब्लम सीरीज आप लोग जरूर देखिए, यहाँ पे किस हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, आप लोगों को एक अप्रोच डेवलप होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। प्रॉब्लम सीरीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोगों ने पहले जो 2 लेक्चर कवर किए हैं आप लोगों को पता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कवर किए हैं। मेनली जो मैकेनिक्स से और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो मिक्सचर से प्रॉब्लम्स बनते हैं वो आप लोगों का हम लोगों ने कवर किए हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सॉल्व नहीं होने वाले, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज कैसे होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज कैसे होता है। ये सारी बातें जब आप लोगों को पता चल जाएंगी तो फिर आप यहाँ से जो है क्वेश्चन को इजीली मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग आज का लेक्चर चालू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से दे रखा है, अ थिन सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू, ठीक है। एक थिन वायर है उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, ठीक है, जिसका रेडियस आर है और वो सर्कुलर वायर है। इफ अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर एक छोटा सा स्मॉल क्यू चार्ज सेंटर ऑफ द रिंग में प्लेस होता है देन फाइंड द इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वायर। तो फिर बोल रहा है कि इस क्यू चार्ज के कारण जो इंक्रीज होगा टेंशन में वायर का वो कितना होगा, राइट। तो ये आप लोगों को इंक्रीज इन टेंशन निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये सोचनी पड़ेगी कि जो थिन सर्कुलर वायर है इसमें टेंशन में इंक्रीज होगा क्यों, इस क्यू चार्ज को प्लेस करते ही टेंशन में इंक्रीज क्यों होगा, ये बात आप लोगों को समझनी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप का आपके पास कोई एक सर्कुलर वायर था, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो लगे हुए थे, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये चार्ज कितना है हम लोगों ने बोला, ये चार्ज क्यू है। अब बोला जा रहा है देखो कि सेंटर पे कोई एक स्मॉल चार्ज क्यू रख दिया गया है सेंटर पे, इस सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रख दिया गया है। अब आप लोगों को तो पता है ये जो चार्ज है इसको फिक्स्ड रखा गया है, ठीक है, इसको एक फिक्स्ड करके पकड़ के रखा हुआ है। और यहां से आप लोगों को पता है सिंस ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो सब पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगने लग जाएगा क्या, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। जो भी आप रेडियस बनाएंगे उस रेडियस के अलोंग सारे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगने लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ऑल पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ रेडियली आउटवर्ड फोर्स। अगर सारे पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो स्ट्रिंग जो ये रिंग है जो आपके पास जिस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज की रिंग है वो बाहर जाना चाहेगी क्या, और सिंस वो बाहर जाना चाहेगी पर सिंस वो एक रिंग एक मटेरियल से मेड है वो टूटेंगे नहीं तो वो जो मटेरियल उनके आपस में एक टेंशन क्रिएट होगा जो उस रिंग को बाहर जाने से रोकेगा, इन चार्जेस को बाहर फैलने से रोकेगा, ठीक है। ये सारे चार्ज बाहर मूव करने की कोशिश करेंगे पर रिंग जो है वो टेंशन डेवलप करेगी और इनका मटेरियल बोलेगा एक दूसरे को कि तुम बाहर मत जाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये प्लस क्यू को सेंटर में डालते ही टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। वो फील आप लोगों को लेनी जरूरी है कि सारे चार्ज जो है आपस में बाहर जाने की कोशिश करेंगे पर रिंग जो है वो टूट नहीं सकती, वो बाहर जाने नहीं देगी इन चार्जेस को और वो टेंशन डेवलप करेगी आप लोगों को बाहर जाने के लिए, ठीक है, इन चार्जेस को। तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज को समझने के लिए एक डिफरेंशियल एलिमेंट पे ये चीज सोचनी होगी, एक छोटे से एलिमेंट में, क्योंकि सारे पॉइंट सिमेट्रिकल है क्या, ठीक है। मैं किसी भी एक एलिमेंट की बात करूं, सपोज यहां पे मैं एक डी थीटा का ये एक एलिमेंट ले लेता हूं सेंटर से, ये फॉर्म कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डी थीटा, ठीक है क्या, ये एंगल ये
डी थीटा फॉर्म कर रहा है। इस एलिमेंट को मैं थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा करके दिखाता हूं। यहाँ पे ये इस टाइप का एक एलिमेंट होगा डी थीटा, ठीक है। इसी एलिमेंट को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली हो क्या रही है चीज। अब सेंटर पे आप लोगों को पता है कि क्यू चार्ज रखा हुआ है क्या, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ, ठीक है। इसकी जो लीनियर डेंसिटी है चार्जेस अलोंग दिस लेंथ, उसको मैं बोल दूं क्या, लैम्डा बोल देता हूं। और लैम्डा को मैं लिख सकता हूं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मैंने एक आप लोगों को एक डेंसिटी निकाल ली, चार्ज की लीनियर डेंसिटी। तो इसका जो लेंथ होगा, अगर ये एंगल डी थीटा है मैंने बोला, और ये रेडियस अगर आर है, ठीक है, तो ये लेंथ आर डी थीटा हो जाएगा क्या। तो इसके पे जो चार्जेस होंगे, टोटल चार्जेस, वो मैं निकाल लूं क्या। इस पे जो चार्ज कितना होगा, लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा, ये आपके पास डी क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये डी थीटा है, ये डी क्यू है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है क्या। तो अब आप मुझे बताइए, इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज में से रेडियली आउटवर्ड बोलूंगा क्या, ऐसे, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड बोल दिया, मतलब इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन बना दी, और मैंने बोला देखो चार्ज तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन हो जाएगी इस आर डी थीटा में, वो इसके अलोंग हो जाएगी, ठीक है। और इस पे जो मैं फोर्स बोलूंगा वो कितना फोर्स होगा, इस डी थीटा एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो इस डी थीटा को बाहर ढकेल रहा होगा, वो कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन दिस डी थीटा एलिमेंट, उसको मैं बोल देता हूं के। चार्ज ऑफ दिस डी थीटा, जिसको मैं लैम्डा आर डी थीटा बोल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय दिस क्यू चार्ज, क्या, क्यू बाय आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस पे इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इस जो आर डी थीटा वाला एलिमेंट है, इसको बाहर जाने से रोकेगा कौन, यहां से इस डी थीटा एलिमेंट पे ये जो मटेरियल है, इस पे एक टेंशन डेवलप होगा और वो इसको बाहर जाने से रोकेगा। तो मैं टेंशन अलोंग द रिंग डेवलप होगा क्या, तो यहां से एक टेंशन टी मान लेता हूं, और यहां से सेम टेंशन, एक यूनिफॉर्म टेंशन डेवलप हुआ है, क्योंकि एवरी पॉइंट इज सिमेट्रिक, कोई भी पॉइंट एक दूसरे से अलग नहीं है, तो हर पॉइंट इक्वली टेंशन पे होगा। ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट पे इक्वल टेंशन क्यों होगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, हर पॉइंट पे सेम टेंशन डेवलप होगा। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट ए बोल दो और यहाँ पे कोई पॉइंट बी बोल दो, और मैं बोलूं बताओ इस ए और बी में क्या डिफरेंस है, या फिर यहाँ पे एक सी पॉइंट बोल दो, बताओ इन ए बी सी में क्या डिफरेंस है, आप बोलोगे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हर पॉइंट सेम है, इस क्यू से हर पॉइंट का जो है डिस्टेंस आर है, और इन सारे पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, फोर्स लगने के मामले में। तो यहाँ पे अगर मैं टेंशन टी बोलूंगा तो इस पे भी टेंशन टी बोलूंगा, ठीक है क्या। ये एंगल हो जाएगा आपके पास डी थीटा बाय 2, और ये एंगल भी हो जाएगा आपके पास डी थीटा बाय 2, ठीक है। अब आप देखिए इस टेंशन का जो ये इस डी आर डी थीटा वाले एलिमेंट पे, इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे जो अलोंग द रिंग माना है, उस पे ये जो टेंशन टी लग रहा है, वही इसको बाहर जाने से रोकेगा। इसका एक मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाता हूं ये, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाता हूं ये, इस टेंशन का। सिमिलरली इस टेंशन का भी मैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊंगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊंगा, सेम टेंशन का, ठीक है। और बोलूंगा देखिए सिमेट्री के कारण ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसको ऊपर डायरेक्शन में बाहर की तरफ फेंक रहा है, ये टेंशन उसको बैलेंस करेगा, ये दोनों टेंशन का कंपोनेंट, ठीक है क्या। तो ये एंगल मैंने बताया आपको डी थीटा बाय 2 है, ये वाला एंगल। तो अगर ये एंगल डी थीटा बाय 2 है, तो मैं बोल दूंगा क्या ये एंगल भी डी थीटा बाय 2 होगा। कैसे बोल दिया मैंने आप लोगों को हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एंगल्स निकालने में बोला है, और वो ये है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स इज आल्सो थीटा, ठीक है। अगर ये दो लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन, इनके बीच का भी एंगल थीटा होगा। अरे होगा, बिल्कुल होगा। मैंने क्या बोला, ये लाइन जो है वो इस लाइन की परपेंडिकुलर है क्या, तो ये एंगल पाई बाय 2 है क्या, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है क्या। और अब आप देखिए
इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन थी क्या, तो ये एंगल इनके बीच का भी π/2 होता क्या, ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल π/2 उनके बीच का माइनस दिस एंगल π/2 माइनस थीटा। ये बात मैंने हमेशा बताई है और इसकी वैल्यू थीटा आ जाती है। तो अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल थीटा होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है। देखो ये लाइन वर्टिकल थी क्या, ठीक है, और ये लाइन इंक्लाइन लाइन थी, इस पे जिनका एंगल d(θ/2) था। अब जो टेंशन अलोंग द रिंग लगेगा वो हमेशा इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा क्या, अरे अलोंग द रिंग, ये टेंजेंट सर्कल में और ये नॉर्मल, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं क्या, वही बोला मैंने। तो ये लाइन, ये टेंशन वाली लाइन इस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर हो गई और ये वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल d(θ/2) है तो यहाँ पे भी एंगल d(θ/2) होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा t cos d(θ/2) और सिमिलरली यहां से भी ये एंगल d(θ/2) होगा सिमेट्री से, ये एंगल भी हो जाएगा ये कंपोनेंट टेंशन का t cos d(θ/2) और वर्टिकल कंपोनेंट जो दोनों का आ जाएगा वो आ जाएगा t sin d(θ/2), ठीक है। इसका भी यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट t sin d(θ/2) आ जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से ये जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेंगे। जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स जो दो वर्टिकल कंपोनेंट है t sin d(θ/2) और हम लोगों को पता है sin d(θ) मतलब अगर ये जो एंगल है बहुत छोटा है तो इसको मैं d(θ) लिख सकता हूँ। तो इसकी मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो d(θ/2) आ जाएगी, ठीक है। अरे साइन में अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं, sin x इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज वेरी स्मॉल, x इज, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। जब x बहुत छोटा होता है तो sin x को हम लोग x के बराबर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू टी इंटू d(θ/2), ये दोनों कट गया मतलब t d(θ), ठीक है। तो आपके पास देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा t d(θ) और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू तो मैंने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है, इट इज k लैम्डा r d(θ)3/r², ठीक है। तो बस मैं उसको वहां पे लिख दूंगा k लैम्डा r d(θ), ठीक है। ये चार्ज ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया क्या, मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय r², ये मैंने लिख दिया। देखिए ये d(θ) से ये d(θ) कैंसिल आउट हुआ। टेंशन उस स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगा उस सर्कुलर रिंग में वो मेरे पास आ गया k लैम्डा r3/r²। लैम्डा को मैंने चार्ज डेंसिटी बोला था जिसको मैं q/2πr रख दूंगा, ये सब आप लोगों को पता है। तो k की वैल्यू q/r3 ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2πr मल्टीप्लाइड बाय r², ये आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो फाइनल जो वैल्यू है ये r से ये r कट गया, k(q)/2πr², ये आपके पास टेंशन निकल के आ जाएगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू जो टेंशन की निकल के आएगी वो आप लोगों के पास ये आ जाएगी। मैंने आप लोगों को समझाया कि टेंशन डेवलप होगा क्यों उस स्ट्रिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक बढ़िया सा जो है ये एप्लीकेशन था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, किस हिसाब से टेंशन डेवलप होगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। बिकॉज जो सेंटर में चार्ज है वो सारे जो छोटे छोटे डिफरेंशियल चार्ज है उसको बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, फिर रिंग में टेंशन डेवलप होगा और बोलेगा कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुमको अंदर रहना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय 2πr², ठीक है। तो ये आंसर आप लोग रखेंगे। हम लोग हमेशा वैक्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो k है उसको आप क्या लिख देंगे, 1/4πε0, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा वैक्यूम में की बात करते हैं। अगर कोई मीडियम दे रखा होगा तो आप उसी हिसाब से मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m कैरी चार्ज q ईच। देखिए दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं जिनका दोनों का मास m है और दोनों के पास q चार्ज है। इनिशियली वन इज एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे रखा है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एंड द अदर इज प्रोजेक्टेड अलोंग द प्लेन डायरेक्टली टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस विद इनिशियल स्पीड v।
अब क्या बोल रहे हैं, देखिए एक पार्टिकल है जो रेस्ट पे रखा हुआ था, ए पार्टिकल बोल देता हूं मैं। अब कोई बहुत दूर से एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो प्लेन है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दूसरा पार्टिकल को यहाँ पे ए पार्टिकल की तरफ फेंकता है। ये दोनों सेम पार्टिकल हैं, सेम मास के, सेम चार्ज क्यू के, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी सपोज करते हैं v थी। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक रिपेलिंग फोर्स, और इस पे भी एक रिपेलिंग फोर्स लगेगा क्या, तो ये भी इधर भागेगा और ये भी जो है इस पे फोर्स लगेगा, पर इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो ये एक्चुअली डिसेलरेट होगा, लेकिन ये इधर मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी मैकेनिक्स समझने की जरूरत कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा, तो उस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैं प्लेन बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और दो पार्टिकल्स है इस प्लेन पे। एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और एक सेम पार्टिकल, ठीक है, सेम पार्टिकल जो है वो बहुत दूर पे रखा हुआ है इसके। वो पार्टिकल भी हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। एक बहुत दूर पे सेम आइडेंटिकल पार्टिकल रखा हुआ है, दोनों का मास m है और दोनों के पास जो चार्ज है वो q है। इनिशियली इसको v वेलोसिटी से यहां से फेंक दिया गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन है ये, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब बताइए इनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास के टॉपिक्स में बहुत बार किए हुए हैं। यहाँ पे बस चार्जेस आ गए हैं, वहां पे हम लोग स्प्रिंग फोर्स पे सवाल करते थे। ठीक है, आप लोग इस टाइप के सवाल किए होंगे। देखिए आपके पास कोई एक मास है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है इस टाइप से। ठीक है, अब इस मास को मैं इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में थी, इस मास को मैं इधर v वेलोसिटी से फेंक दिया। अब आप बताइए इन दोनों में या फिर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ठीक है, जैसे जैसे ये पास आएगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाता है kx से, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस स्प्रिंग फोर्स की बजाय। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे समझना है जैसे वहां पे हम लोग समझते थे कि मैकेनिक्स क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो सोचते हैं ये पार्टिकल इसके करीब आएगा क्यों, क्योंकि इसके पास इनिशियली एक वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे अगर ये पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, तो एक dt टाइम बाद वो एक मूव कर जाएगा इतना डिस्टेंस। पर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात ये होती है कि जैसे जैसे ये पास आएगा इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है, इसलिए एक रिपेलिंग फोर्स लगेगा इस पे इधर और इस पे इधर। तो ये पार्टिकल भी इधर मूव करेगा, तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस रिड्यूस ही होगी, क्योंकि ये भी इधर मूव कर रहा है और ये पार्टिकल के पास भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। देखिए बोल सकते हैं इनके बीच की डिस्टेंस रिड्यूस हो रही होगी। क्यों, क्योंकि मैं t इक्वल टू 0 पे दिखता हूं। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल के पास थी वेलोसिटी v और इस पार्टिकल के पास था u इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो जस्ट इसके dt टाइम बाद ये इसका मूवमेंट नहीं होगा, ये बहुत छोटा सा मूव करेगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी थी नहीं, लेकिन ये मूव कर जाएगा v dt। मतलब इनके बीच की जो सेपरेशन, जो इनके बीच का सेपरेशन, अगर मैं इनिशियली डिस्टेंस d बोलूं, ठीक है, अगर इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस d अगर मैं बोलूं, तो वो v dt से कम हो गया क्या, क्योंकि ये तो मूव कर ही नहीं पाया। पर ये एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो किसी इंस्टेंट t की मैं बात करूं, किसी इंस्टेंट t पे, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे था और ये पार्टिकल यहाँ पे था, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, सपोज करते हैं वो एक नई डिस्टेंस आ गई dt, एक नई डिस्टेंस dt आ गई किसी इंस्टेंट t पे। सेकंड पार्टिकल यहाँ पे था, गोला बनाया था कि मैंने, गोला बना देता हूँ, ब्लॉक बना दिया, और फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे क्योंकि ये इधर एक्सेलरेट कर रहा, और इसके पास मैं बोलता हूँ v1 वेलोसिटी थी और इसके पास बोलता हूँ v2 वेलोसिटी, मान लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि ये क्यों पास आ रहे हैं एक दूसरे के, देखिए उसके बाद एक dt टाइम में ये कितना मूव कर जाएगा, v2 dt मूव कर जाएगा क्या। सपोज करते हैं ये v2 dt मूव कर गया, v2 मल्टीप्लाइड बाय dt, और ये कितना मूव कर जाएगा, ये v1 dt मूव कर जाएगा क्या, ये आ गया v1 dt। ठीक है क्या।
अब आप देखिए फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन यहां पहुंच गई क्या, और सेकंड पार्टिकल यहां पहुंच गया। अब जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस हो गया क्या, ये नया डिस्टेंस आ गया इनके बीच का। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये डिस्टेंस छोटा है कि बड़ा है। ये एक नया डिस्टेंस डी टी वन बोल देता हूं। अब डी टी वन को मैं ऐसे लिख दूं, डी टी में ये v1 dt बढ़ गया क्या, और माइनस कितना हो गया v2 dt। मतलब ये एक्चुअल में dt में, इसको मैं अगर dt टाइम बाहर ले लूं तो v1 माइनस v2 आ गया, एक नया टाइम dt1, एक नया डिस्टेंस इनके बीच का। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स है। तो जब तक देखिए, जब तक आपके पास v1 और v2 जो है, अगर v1 बड़ा है v2 से तब ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। लेकिन जब तक v2 बड़ा है v1 से, जब तक v2 बड़ा है v1 से, यहां से एक नेगेटिव क्वांटिटी बाहर आएगी और उस t टाइम में जो डिस्टेंस था वो छोटा होगा। ठीक है, t1 टाइम, उसके बाद जो एक t1 टाइम में मैं बोला ना, उसके बाद एक dt टाइम, वो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा अगर v2 बड़ा है। तो ये बात यहां से समझने की है कि जब तक इसकी अप्रोच वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस बड़ी है एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तब तक इनके बीच का सेपरेशन रिड्यूस होगा। और जब ये दोनों बराबर हो जाएं, जब ये दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाए, उस इंस्टेंट पे मैं बोलूंगा कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन है, क्योंकि उसके बाद तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि इस पे उस समय भी एक्सेलरेशन इधर ही लग रहा है क्या, तो ये वेलोसिटी फिर बढ़ने लग जाएगी, मतलब v1 उस पॉइंट के बाद बढ़ने लग जाएगा, और v2 पे तो अभी भी डिसलरेशन ही हो रहा होगा, तो v2 छोटा होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैकेनिक्स ऐसे हो रही होगी कि जब ये दो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने इधर फेंका तो इसके पास ज्यादा वेलोसिटी थी, ये इसके ऊपर अप्रोच कर रहा था, और इसके पास कम वेलोसिटी थी, ये इधर जा रहा था। एक इंस्टेंस पे आएगा जब दोनों के पास सेम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, उस इंस्टेंस पे इस पे मिनिमम कंप्रेशन होगा या फिर मिनिमम डिस्टेंस होगी इनके बीच की, और उसके बाद इस पर तो इधर ही एक्सेलरेशन लग रहा है, इसके पास ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी और फिर सेपरेशन इनके बीच की बढ़ते जाएगी। राइट, तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब अचीव होगी, जब दोनों के पास सेम वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो बस यही कंडीशन थी इनके बीच की मिनिमम सेपरेशन का, कि जब दोनों के पास सेम वेलोसिटी होगी तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस अचीव होगा। तो ये सब मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स से ही बताया, नॉर्मली भी समझा जा सकता है। मिनिमम डिस्टेंस अचीव्ड व्हेन बोथ पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी। बस इतना ही सा कंसेप्ट था, छोटा सा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, मिनिमम डिस्टेंस में सेम वेलोसिटी होगी और एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर देता हूं, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन और फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, इसको मैंने कंजर्व कर दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव एज्यूम कर लिया। तो इनिशियली मोमेंटम माइनस एम वी था क्या, वी वेलोसिटी से छोड़ा था इस एम पार्टिकल को, और फाइनल मोमेंटम दोनों के पास, सपोज मैं मानता हूं फाइनल वेलोसिटी वीएफ हो गई दोनों के पास। मैंने क्या बोला कि जब सेम वेलोसिटी होगी तभी मिनिमम सेपरेशन होगा, तो वो वीएफ निकालना चाहता हूं मैं, एम वी एफ माइनस में एम वी एफ। ठीक है, दोनों के पास नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम होगा क्या, ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि दोनों के पास मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा, और होगा ही, वो एक्चुअल में होगा ही। तो आप देख लीजिए, वीएफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इट इज एम वी बाय 2m इज इक्वल्स टू वी एफ, मतलब वी एफ आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का आधा आ जाएगा। तो दोनों के पास जब v/2 वेलोसिटी होगी ना, तब आपके पास मिनिमम सेपरेशन अचीव हो रहा होगा। ठीक है, तो बस अब इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या, ये हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब हम लोग सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है बोल सकते हैं। इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, क्योंकि इनफाइनाइटली सेपरेटेड था। और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी दो पार्टिकल सिस्टम एक पोटेंशियल एनर्जी अचीव हो जाएगी क्या, दोनों का चार्ज Q था k⁴/r, एक पोटेंशियल एनर्जी अचीव हुई, और ये जो R है उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन एज्यूम कर रहा हूं मैं।
प्लस फाइनल वेलोसिटी आएगी क्या, हाफ एम एक पार्टिकल पे v/2 का स्क्वायर प्लस हाफ एम दूसरे पार्टिकल पे भी v/2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां से आप मिनिमम सेपरेशन उनके बीच का निकाल सकते हैं। kq² इज इक्वल्स टू mv²/2 ये वाले टर्म माइनस में ये दोनों टर्म। देखिए यहां से ये v²/4 आएगा और मल्टीप्लाइड बाय हाफ मतलब v²/8 mv²/8 प्लस mv²/8 जो कि मिलके बनेगा mv²/4 और इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो यहां से ये आ जाएगा mv²/4 माइनस साइन के साथ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी mv²/4। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके पास r आ जाएगा kq² इंटू 4 डिवाइडेड बाय mv², और k को अगर मैं ओपन कर दूं वैक्यूम मान के 4πε0 mv², और यहां से देखिए ये हो जाएगा 4q², ये 4 से ये 4 कैंसल आउट, आपके पास मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा q²/mv² πε0, दैट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन तब तक होगा जब पीछे वाले के पास ज्यादा वेलोसिटी होगी सामने वाले कंपैरिजन में, क्योंकि वो नेट फिर इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा होगा। और जैसे इनके पास सेम वेलोसिटी आ गई, ये डिसेलरेट होते होते सेम वेलोसिटी पे पहुंचा, ये एक्सेलरेट होते होते और ये डिसेलरेट होते होते, तो उस पॉइंट पर मिनिमम सेपरेशन, फिर उसके बाद तो ये एक्सेलरेट हो ही जाएगा और ये आगे भाग जाएगा। राइट, तो ये था पूरा कंसेप्ट इस मैकेनिक्स के क्वेश्चन का। फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आप लिख लीजिए, इट इज q²/mv² πε0। ये आंसर आप लोग लिख लीजिए। राइट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 concentric metallic spherical shells of radii r, 2r and 3r are given charges q1, q2, q3। देखिए 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैं, एक सेल, दो सेल। कंसेंट्रिक का मतलब होता है दे हैव द सेम सेंटर्स। ठीक है, तीनों शेल का सेंटर सेम है, इसको चार्ज। ठीक है, मैंने देखिए Q3 दिया है क्या, थर्ड शेल को रेस्पेक्टिवली बोला हुआ है, मतलब 3R वाले को Q3 दिया है, 2R वाले को Q2 दिया है और R वाले को Q1 दिया है। इसका मतलब इस पे Q1 है, इस पे Q2 है और इस पे Q3 है। ठीक है क्या, इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन दिस आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। ऐसा बोला जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आउटर शेल्स है ना उन पे इक्वल है। आउटर सरफेस मतलब देखिए एक शेल होगा, ये शेल है मान लेते हैं, इसकी ये वाला आउटर सरफेस होता है और अंदर वाला इनर सरफेस, ये इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस। हमने पढ़ा है मेटालिक कंडक्टर्स वाले चैप्टर में कि जो शेल होते हैं उसमें आउटर सरफेस पे जो चार्जेस होते हैं वो अंदर वाले चार्जेस को अफेक्ट नहीं करते, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ताकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो कर पाए उसके कारण। ठीक है, इनर सरफेस पे जो चार्ज होते हैं, इनर सरफेस और कैविटी के चार्जेस मिलके उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर पाते हैं। इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या, कंडक्टर के बाहर वाला सरफेस पे जो चार्ज होंगे वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस हिसाब से इंड्यूस होते हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल बाहर रखा है उसके कारण और आउटर सरफेस के कारण चार्जेस स्फेरिकल शेल के अंदर जीरो होते हैं। इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। राइट, तो बस इसी चीज का यहाँ पे कंसेप्ट का यूज करना है। 3 स्फेरिकल शेल है, पहले वाले पे Q1, दूसरे वाले पे Q2, तीसरे को Q3 दिया है और बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस, बाहर वाले जो सरफेस है वो सेम है। देन द रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू शेल इज Q1 is to Q2 is to Q3 is। ठीक है, ये JEE 2009 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। देखिए 3 स्फेरिकल शेल बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। सपोज ये पहला है, ये दूसरा बन गया सबसे अंदर वाला, कंसेंट्रिक है बोल रहा है क्या, तो इसको मैंने अंदर बना दिया इसके, और तीसरा सबसे बड़ा बना देता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 स्फेरिकल शेल हो गए। ठीक है, कंसेंट्रिक है, थोड़ा समझ लीजिए कि कंसेंट्रिक है बोल रहा है, तो भले आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कंसेंट्रिक, पर कंसेंट्रिक हम इसको समझ सकते हैं।
ये आपके पास स्फेरिकल शेल्स है, तीनों का सेंटर सेम है, ये सेंटर है तीनों का, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको मैंने Q1 चार्ज दिया, इसको Q2 चार्ज दिया, इसको Q3 चार्ज दिया, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है और सबसे बाहर वाले का रेडियस 3R, ठीक है। अब ये सारे मेटेलिक शेल्स हैं, ठीक है। मेटेलिक शेल्स का मतलब क्या, कंडक्टर हो गए क्या, और कंडक्टर्स में तो मेरे को पता है, देखिए फर्स्ट कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो अंदर कैविटी में कोई चार्ज नहीं, मतलब इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे होगा, सारा का सारा चार्ज कहां होगा, आउटर सरफेस पे होगा। तो मैं बाहर आउटर सरफेस पे इस पे Q1 बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के कैविटी में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, कंडक्टर्स में हमने पढ़ा है। सिंस इसके सारा चार्ज आउटर सरफेस पे हुआ, तो अब ये सेकंड शेल की अगर मैं बात करूं तो इस सेकंड शेल के अंदर की जो कैविटी है उस पे Q1 चार्ज रखा है, ठीक है। तो इस सेकंड सेल की कैविटी पे Q1 चार्ज रखा है, मतलब उसके इनर सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट एक Q1 चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, ताकि वो उस शेल के बाहर जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो कर पाए। तो हमें Q एनक्लोज जो है जीरो करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले फॉर्मूले में, सब चीज पढ़ रखा है हम लोगों ने कंडक्टर में, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर कैविटी में अगर Q1 चार्ज है तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज उसके इंटीरियर सरफेस पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडक्टर, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है क्या, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पे नेट चार्ज बैलेंस रहेगा, मतलब इस पे टोटल चार्ज आपके पास Q2 रहेगा। तो आउटर सरफेस पे अगर मैं x चार्ज मानूं तो x माइनस Q1, आउटर सरफेस पे x, अंदर सरफेस में माइनस Q1 इज इक्वल्स टू Q2, नेट चार्ज इस पे बैलेंस होना चाहिए Q2 के बराबर, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q2 प्लस Q1। तो बस x की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी Q2 प्लस Q1 बाहर वाले सरफेस पे, आउटर सरफेस पे सेकंड शेल के Q2 प्लस Q1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसके इनर शेल पे टोटल चार्ज कितना है, थर्ड कंडक्टर के अंदर कैविटी में टोटल चार्ज कितना भरा हुआ है, ठीक है। ये Q1 और ये माइनस Q1 जीरो क्या, ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर पे Q1, सेकंड कंडक्टर के इनर शेल पे माइनस Q1 जीरो, तो टोटल चार्ज Q2 प्लस Q1 बैठा हुआ है क्या। तो यहां पे देखिए सेम इसके इंटीरियर सरफेस पे Q2 और इसका ऑपोजिट माइनस Q1 डेवलप हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इसके सरफेस पे डेवलप हो जाएगा। फिर मैं इसके बाहर वाले सरफेस पे y चार्ज एज्यूम कर लेता हूं और इस पे नेट चार्ज जीरो बोल देता हूं। देखिए माइनस Q2 माइनस Q1 प्लस y इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना, जीरो नहीं Q3, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बोलने में कभी कभी एरर्स हो जाती हैं, आप लोग को समझ में आता है। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 आ जाएगी। तो ये y की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q3 प्लस Q1 प्लस Q2, तो ये आपके पास आउटर शेल पे इसके पास चार्ज आ गया, ठीक है। तो हर शेल पे हम लोगों ने इंटीरियर और आउटर सरफेस पे चार्ज निकाल लीजिए, ठीक है। फर्स्ट सेल पे आउटर सरफेस पे चार्ज Q1, सेकंड सेल पे आउटर सरफेस पे चार्ज Q2 प्लस Q1 और थर्ड सरफेस पे आउटर सरफेस पे चार्ज, थर्ड शेल पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये तीनों की डेंसिटी सेम है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इज सेम। तो फर्स्ट सरफेस से अगर मैं डेंसिटी लिखूं फर्स्ट शेल पे Q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है सेकंड शेल के आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी के, मतलब Q1 प्लस Q2 बाय 4 पाई 2r रेडियस है क्या स्क्वायर, और ये बराबर है आपका थर्ड सरफेस के, ठीक है, थर्ड कंडक्टर के आउटर सरफेस के चार्ज के, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 4 पाई 3r का स्क्वायर। आसान, बहुत आसान, बस इतना ही इक्वेशन आप लोगों को लिखना था और फाइनल आंसर तो यहां से तुरंत निकल के आ जाएगा, बस ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी, वेरी इजी। सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को पता है कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे तो आप तुरंत ये चीज निकाल सकते हैं। देखिए अब आप देखिए मैं इन दोनों इक्वेशन को लेके चलता हूं, जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को लेके चलूंगा मैं बोलूंगा Q बाय 1 4 पाई आर स्क्वायर हटा दिया, Q1 प्लस Q2 बाय, ठीक है, ये 4 पाई गया और यहां से आर स्क्वायर गया तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहां से ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी
4Q1 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, मतलब 3Q1 इज इक्वल्स टू Q2, Q1 बाय Q2 इज 1:3। पहला रेशियो आ गया Q1 और Q2 के बीच का, कि इनके बीच का रेशियो 1:3 होगा। ठीक है, अब मैं Q1 और Q3 का रेशियो निकाल देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए मैं इन दोनों को लेके चलता हूं, इन दोनों को लेके चलता हूं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में जाएंगे JEE 2009 के ऑप्शन में, तो सिर्फ इस रेशियो से ही आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। फर्दर आपको Q3 के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम लोग का क्या रेशियो आया, Q1:Q2 इज इक्वल टू 1:3 आया क्या? देखिए 1:3 Q1:Q2 का सिर्फ एक ऑप्शन है। टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत है ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ आंसर आप लोग बी मार के आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास Q1:Q2 का रेशियो है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें Q1:Q2 1:3 है। अब अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे आप लोगों को एक एक चीज बतानी है, मैं तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, राइट। तो अब आप देखिए Q2 मेरे पास 3Q1 आ रखा है, Q2 मेरे पास 3Q1 आ रखा है, तो मैं बस ये वाला फॉर्मूला ले लूंगा, Q1/1। ठीक है, मैंने कौन कौन सी इक्वेशन ली, इसमें फर्स्ट और इसको सेकंड बोलता हूं मान लेते हैं, और इसको थर्ड बोलता हूं। तो मैंने इसमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ली थी, अब मैं फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ले लेता हूं। तो मैं बोलूंगा Q1/1 इज इक्वल टू Q1 और Q2 को डाल दिया 3Q1 प्लस Q3 बाय 4 तो दोनों साइड कैंसिल कर दिया मैंने, और ये आ जाएगा 9, R² भी कैंसिल कर दिया, तो 9Q1 इज इक्वल्स टू 4Q1 प्लस Q3। तो 5Q1 इज इक्वल्स टू Q3, मतलब Q1 इज टू Q3 इज इक्वल्स टू 1:5। Q1 और Q3 1:5 है, और Q1 और Q2 1:3 है, मतलब Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 आपके पास आ गया 1:3:5। ठीक है, क्योंकि 1 से ही रिलेटेड है, Q1 Q2 1:3 था और Q1 Q3 1:5 था, तो सीधा मैं बोल सकता हूँ 1:3:5 है। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ आता, ठीक है, रेशियो समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, Q1:Q2 आपके पास आता 1:3, और सपोज आ जाता है Q1:Q3 2:5, तो फिर आप क्या करते तो फिर इसको भी आप 2 बना देते। Q1:Q2 को आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते और बोलते ये देखिए 2:3 है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, Q1:Q2 कितना हो गया 2:3, और Q1:Q3 हो गया 2:5। Q1 को आपने सेम बना दिया और बोल दिया Q1:Q2 Q3 इज इक्वल टू 2:3:5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा कि जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2:6:5 कर दिया। ठीक है क्या, तो बस, लेकिन यहाँ पे सिंस मैंने सेम 1 से ही रिलेट किया है, Q1:Q2 का 1 से ही रिलेशन है, मतलब Q3 5 टाइम्स है ऑफ Q1 और Q2 जो है वो 3 टाइम्स है ऑफ Q1, तो हम लोग सीधा रिलेट कर सकते हैं 1:3:5, राइट। Q2 इज 3 टाइम्स ऑफ Q1 और Q3 इज 5 टाइम्स ऑफ Q1, सेम रिलेशन। तो ये आंसर आ गया आपके पास 1:3:5। तो बस हम लोग यहाँ से आंसर बोल देंगे, इट इज 1:3:5।